मुस्तफा कत्ल केस जितना सीधा दिखाई देता है उतना सीधा नहीं है। इसके क्या हकाइक हैं और इसराइली असलहा जो अरमगान के घर से बरामद हुआ है उसके पीछे क्या हकाइक हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अरमगान फायरिंग कर रहा था तो डाटा कौन डिलीट कर रहा था। ये भी बताइएगा कि अरमगान के सोफे के नीचे से जो असलहा बरामद हुआ है, कहा जा रहा है कि वो इसराइली, इसके पीछे क्या सच्चाई है। देखिए, कराची में जो असलहा आमतौर पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं वो या तो पाकिस्तानी असलहा होता है या फिर वो असलहा होता है जो कानूनी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान के जो डिफेंस के इदारे हैं वो एक मुआहदे के तहत मुख्तलिफ कंपनी से खरीदते हैं। और पाकिस्तान में पिछले कई सालों से बहुत कामयाबी से आइडियाज नुमाइश का सिलसिला जारी है, जिसमें हम अपना असलहा दीगर ममालिक को कानून के ऐन मुताबिक फरोख्त भी करते हैं और इसी तरह से अमेरिका और दीगर ममालिक से डील्स के जरिए हमारे पास असलहा आता भी है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कहीं ये बात मौजूद नहीं है कि कहीं से हमने कभी इसराइली असलहा दरामद किया हो। ऐसा ही है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा असलहा हमारी पाकिस्तान में एक लोकल असम्बल्ड असला जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में सब जानते हैं कि बहुत अच्छी तरह से वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मकामी तौर पे बनाया जाता है, जिसके अंदर जिंदा कारतूस और मुख्तलिफ किस्म के पिस्तौल और मुख्तलिफ किस्म के एनिमेशन जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो लोकल नौयत के होते हैं, लेकिन वो भी बगैर लाइसेंस नहीं रखा जाता और उसको रखना अलाउ नहीं अगर वो रखता भी। अब अरमगान के घर से जितना असलहा बरामद हुआ है, आर्मी मार्केट में इसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में है। बिल्कुल। तो सदर करोड़ों में इसकी कीमत है और उसमें जो एक जिसको कह रहे हैं कि सब मशीन गन है वो इसराइली साख्ता है। अच्छा। एक डीएसपी ने हैरत अंगेज इंकशाफ यह किया है कि जिस वक्त पुलिस पार्टी पे शदीद अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला जारी था, ठीक उसी वक्त उस घर में मौजूद मुख्तलिफ लैपटॉप से डाटा भी डिलीट किया जा रहा था। साजिद हसन साहब का साहबजादा है, वो सहाफियों के आगे कितना मासूम बन के पूछ रहा था कि कौन सा केस, लड़की का डीएनए अगर कारपेट से मिलता है तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद लड़की गायब कहां हुई थी। बहुत सारे लोग एक बात को मिस कर रहे हैं और वो ये कि इस पूरे केस को परस्यू करने के लिए मुस्तफा की वालदा वजिया बीबी ही क्यों आगे हैं। क्या आपको पता है कि मुस्तफा के वालिद एक्साइज के रिटायर्ड मुलाजिम है। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग पर पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो खबर बनती है वो ये खबर बनती है कि मुस्तफा अगवा केस का वाइंड अप कुछ इस तरह से हो रहा है। इस केस के अंदर बात अरमगान या उसके वालिद तक खत्म नहीं होती है। सदर मामले को जरा समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस तहकीकात के मुताबिक, और पुलिस को अब यह शक है कि जितनी देर पुलिस को एंगेज किया गया उतनी देर अरमगान के घर पे कुछ और हो रहा था। अच्छा जी, पुलिस को शक है कि अरमगान के घर के अंदर वो कॉल सेंटर की आपने कहानी सुनी है। वो कॉल सेंटर नहीं था। अच्छा, वो कॉल सेंटर नहीं था। वहां पे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर मौजूद डाटा ठीक उस वक्त डिलीट किया जा रहा था कि जिस वक्त पुलिस पार्टी पे फायरिंग हो रही थी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अरमगान इतनी शदीद फायरिंग कर रहा था तो डाटा कौन डिलीट कर रहा था। मामला तो प्यार मोहब्बत की तरफ था ही नहीं। सही। पुलिस को जब ये शक हुआ कि मुस्तफा का कत्ल और उसके कत्ल का सुराग इसी घर से मिलेगा, और जब पुलिस ने वहां से शवाहिद इकट्ठा करने शुरू किए तो वहां से जो खून के नमूने मिले वो मुस्तफा के साथ साथ एक मुलाजिमा के थे। तो उस लड़की का कहना यह था कि मैंने अरमगान के घर पर मुलाजमत की गर्ज से उस वक्त मौजूद थी कि जिस वक्त इसने मुझे कमरे में लैपटॉप देने के बहाने बुलाया है या लैपटॉप लेने के बहाने बुलाया है, और जब मैं अरमगान के उस कमरे में गई हूं तो उसने मुझ पर एक लोहे के रॉड से तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अच्छा। और तशद्दुद करने के बाद जब खून बहने लगा तो फिर मुझे शिराज के हाथ अस्पताल भेजा है, और अस्पताल के अंदर पहुंचने के बाद अस्पताल को यह बताया गया कि यह एक्सीडेंट से जख्मी हुई है, उसका ट्रीटमेंट हुआ, और ट्रीटमेंट होने के बाद जब इस लड़की को दोबारा इसके घर ड्रॉप करने जा रहे थे तो उस वक्त फिर अरमगान ने अपने जज्बात में इसको दोबारा मारने की कोशिश की है। शिराज ने इसको बचाया है, लेकिन इसको यह वार्निंग देकर छोड़ा गया कि तुम जानती हो कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। अगर तुमने अपनी जबान खोली तो पुलिस केस तुम पर इतने होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। और इस टाइप की सारी बातें इस लड़की ने पुलिस को बताई कि मुझे पुलिस केस में। सवाल यह पैदा होता है सफदर, किस बात के पुलिस केस हो रहे थे, उस लड़की के पास कौन से ऐसे राज थे। अगर ये सिर्फ प्यार और मोहब्बत और कोई लव स्टोरी की बात होती तो फिर वो कौन से राज थे जिसके फाश होने पर अरमगान इतना तहश में आ गया। वो कौन सा डाटा था जिसको डिलीट किया जा रहा था। बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है कि कोई कॉल अमेरिका से नहीं आई थी, बल्कि अमेरिका के नंबरों को इस्तेमाल किया जा रहा था। अच्छा। अब यहीं से मैं आपको उन 4 कारोबार के बारे में बता दूं जो 4 घिनौने धंधे पाकिस्तान के माशी हब कराची की एक बहुत बड़ी डीएचए सोसाइटी की 4 दीवारी के अंदर हो रहे थे। अच्छा। मैं आप और हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार पाकिस्तान में कानूनी तौर पे जायज नहीं, लेकिन पूरी दुनिया ने इसको करेंसी के तौर पर मान लिया है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में भी स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग के 2 अलग अलग ऑप्शंस मौजूद होते हैं। और जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बेट्स लगती है और इसके अंदर लोग रातों रात जो है वो करोड़पति भी हो जाते हैं। अच्छा। दूसरा कारोबार फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन बिजनेस से अटैच था, जिसमें पूरी दुनिया के लोगों के हवाले से डाटा भी इकट्ठा हो रहा था और शायद कोई लेन देन भी हो रही। अच्छा। तीसरा कारोबार जो है वो वीट के हवाले से है। सही। अब मैं साजिद हसन जो अदाकार है उनके साहबजादे की जारी पाऊंगा, बल्कि पुलिस के एक जराये ने यह भी बताया है कि इस घर के अंदर जो कारोबार हो रहा था इसमें दर्जनों लड़के लड़कियां आते और जाते थे जो गालिबन उनके मुलाजमिन होंगे या उन्होंने रखे थे। और सबसे मजेदार बात यह है इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि इस पूरे केस के अंदर अब तक कड़ियां जुड़ते जुड़ते
साहिर तक पहुंची हैं, जो साजिद हसन के साहबजादे हैं। और जब पुलिस उनके घर पे रेड करती है तो उनके घर से वीट के 4 पैकेट बरामद होते हैं। अच्छा जी। हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जितनी खबरें चली उसके मुताबिक अरमगान के घर के अंदर जो वॉक थ्रू गेट्स लगे थे, जो कैमरों का जाल बिछा हुआ था, और जो सिक्योरिटी के उसके इतने उसको कंसल्ट इतने थे सिक्योरिटी के। और जब ये सवाल इसके वालिद से अदालत के अंदर पूछा गया कि आपके घर इतना बंकर क्यों बना हुआ था, तो आपको पता है कि उसने एक टीवी इंटरव्यू में क्या कहा? उसने कहा कि मेरा घर रेंट का है और इसके मालिक जो है ना, वो मतलब कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को इन्वॉल्व करने की भी कोशिश कर रहा था, चाहे उनका ताल्लुक हो या ना हो। तो ये पूरा सिनेरियो बता रहा है कि ये एक नहीं बल्कि 4 धंधे वहां पे जारी थे, और 4 नहीं ना जाने कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी आगे जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। वो कौन सा रास्ता मुस्तफा के पास और वो कौन सा रास्ता उस लड़की के पास जो अब तक अफशा नहीं हो सका? ये तो सवाल निशान है। सहाफती इदारों में बहुत सारे सहाफियों का कहना यह भी है कि कराची में हालिया दिनों ट्रैफिक हादसे में भी एक शख्स की हलाकत हुई है जो इस केस से रिलेटेड था। अच्छा। उसका नाम और उसकी शनाख्त, और यह मामला फिलहाल डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत मेहनत से इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन यह इशारतन मैं आपको बता दूं कि यह केस बहुत ऊपर तक जाएगा और इस केस के साथ जुड़े हुए बहुत से लोगों का पर्दा चाक हो सकता है। मैं यही पूछ रहा था कि साजिद हसन के जो साहबजादे हैं, उसका किरदार इस पूरे केस में क्या हो सकता है? कोर्ट रूम के बाहर साजिद हसन के साहबजादे साजिद से जब सहाफियों ने सवाल किया तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसका जो अंदाज था जवाब देने का, वो इतना मुतमईन था कि उसे यह गुमान है कि उसे कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट साजिद हसन साहब से भी जब बातचीत हुई या साजिद हसन साहब ने जो पोजेस दिए हैं, देखिए अदाकारी में एक चीज बहुत अहम होती है, बॉडी लैंग्वेज। डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज का असर बहुत ज्यादा काम करता है उन निगाहों को, उन समातों को जो आपको देखती है और जो आपको सुनती है। ऐसा ही है। साजिद हसन साहब का पूरा किरदार इस पूरे सिनेरियो के अंदर बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो खुद को मुतमईन रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। साहिर की शादी हुई है 2 महीने पहले। अच्छा। साहिर से अदालत के अंदर जब सवाल किया गया कि आप क्या गिल्टी हैं, तो आपको पता है कि उसने क्या जवाब दिया? वो कह रहा कौन सा केस? अच्छा। लिटरली जिस शख्स को हथकड़ी बांध के अदालत में लाया गया हो, जिस शख्स के घर से 4 पैकेट वीट के बरामद हो रहे हैं, वो सहाफियों से पहले तो उसने सहाफियों को काउंटर करने की कोशिश की। पहले तो उसने सहाफियों को अंग्रेजी इस्तेमाल करके, जो हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड नजरिया बना है ना कि आप अंग्रेजी बोल के किसी को भी स्मार्ट बनने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। तो उसने पहले सहाफियों को झड़कने की कोशिश की। अच्छा। है उसके बाद उसने पूछा कि कौन से केस की बात कर रहे हैं आप? तो उसने बोला नहीं ना, मैंने मुस्तफा को कभी कोई मंशियात दी ना उससे ली। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। बिल्कुल। उसने कहा ना मैंने कभी मुस्तफा को कोई मंशियात दी ना कभी ली। उसने कहा मुझे इस कत्ल केस से ना जोड़ा जाए। लेकिन अवैस भाई ऐसा भी तो हो सकता है उसने और इस्तेमाल किया क्या? जब सहाफियों ने उससे 2-3 सवाल कर लिए, और क्योंकि कोर्ट रूम के बाहर इतना मुल्जिम से बात करने की इतनी परमिशन नहीं होती है, इस्लामी तौर पर, कानूनी पहलू के तौर पे भी ये मुनासिब अमल नहीं है। जब सहाफी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक 80-90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट के करीब से बातचीत करके पीछे हट रहे थे, तो वो शख्स सहाफियों को बोला था थैंक यू। लेकिन अवैस भाई ऐसा भी हो सकता है, आप माइंड सेट देख रहे हैं और आप ये कॉन्फिडेंस का लेवल चेक कर रहे हैं। बिल्कुल। कहानी इतनी आसान नहीं है। कहानी तो वाकई इतनी आसान नहीं है। जितने भी पाकिस्तान के एलीट घराने हैं और उनके जो बच्चे हैं वो तो तकरीबन मंशियात पर लगे हुए हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, बल्कि पूरा पाकिस्तान नाजरीन अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जितने भी डिफेंस और ये जितने भी पोश इलाके हैं कराची के खास तौर पर, वहां पर ये चीजें आम है। पार्टीज हो गई, मंशियात फरोशी हो गई, और ये जो मुख्तलिफ चीजें हैं, अब मैं खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही कहूंगा ये चीजें आम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि साजिद हसन का जो बेटा है वो सिर्फ वहां से मंशियात खरीदता हो और वो इस केस में मुलविस ना हो। अगर ये इतना आसान होता तो कभी भी साजिद हसन के बेटे के ऊपर हाथ नहीं डाला जाता। अच्छा, लेकिन लिंक्स भी हो सकते हैं। मैंने आपको इशारों में बहुत सी चीजें बताई हैं कि कोर्ट रूम के बाहर अदाकारी कैसे हो रही है। हाँ। और मैंने आपको यह भी बताया कि साजिद हसन के बेटे ने एक ही लम्हा यह कहने की कोशिश की कि कौन सा केस, और अगले ही लम्हे सहाफियों का शुक्रिया अदा किया है। मैं तो आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह इन्वेस्टिगेशन अगर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ती है और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को कामयाबी मिलती है, तो यह सिलसिला यहां नहीं रुकेगा। इसका जो सिरा मिलता है ना जाके, वो बहुत ही आप कह लें कि ऊपर के लोगों से जाके मिलता है, जिसके बाद इन केसेस को बंद कर दिया जाता है। आवाम को एक चूना लगा दिया जाता है। आपका अदालती निजाम आपके सामने है, आपका पूरा कानूनी निजाम आपके सामने है। मेरे ख्याल से तो इस केस में कोई ऐसी पेशरफ नहीं होगी, और मुझे ऐसा ही लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों बाद ही इस केस को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तमाम एलीट के बच्चे जो है वो जाहिर है वो भी शामिल होंगे। मंशियात लेना, बेचना और दूसरी चीजें भी आपने जो बताई हैं। कॉल सेंटर का काम, आप जानते हैं कॉल सेंटर के काम के पीछे कौन है? अलमुस्तफा की वालिदा इस केस को परस्यू कर रही है। अलमुस्तफा के वालिद एक रिटायर्ड एक्साइज ऑफिसर है। जोमा वो लड़की है जिसके वालिदैन के बारे में फिलहाल नहीं पता कि उनके वालिदैन का बैकग्राउंड क्या है। चले देखते हैं इस केस पर। अरमगान के वालिद अदालत में खड़े हो गए, पुलिस कांस्टेबल को धमकी दे रहे थे कि मैं अमरीकी शहरी हूं। अच्छा, हाँ, वो तो बिल्कुल ही पागल बनने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका डीएचए के अंदर, उस घर के अंदर जो दर्जनों लड़के लड़के आ रहे हैं, उनमें से अभी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी का इम्कान भी मौजूद है। और सब आखिर में वो वालिदैन जो अपने बच्चों को बहुत कम उम्र में अय्याशियों का बहुत सारा सामान दे देते हैं और उनके दोस्तों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि वो किसके साथ बैठते हैं और किसके साथ उठते हैं, ये सारी चीजें देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को
जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने बच्चों की जिस तरह से परवरिश कर रहे हैं, तो फिर मुस्तफा केस कोई आखिरी केस नहीं होगा। ऐसा ही है। और अगर नूर मुकद्दम केस के अंदर मुलजिम जाफर को सख्त सजा मिल जाती तो शायद मुस्तफा केस ऐसा नहीं ही है, होता। ऐसा और ही अगर है। मुस्तफा केस को भी बकौल आपके इसका कुछ नहीं बनेगा, तो फिर आगे ना जाने हम इतने कितने केसेस के लिए ऐसा तैयार ही हैं। देखते आ रहे हैं। ये पूरा रैकेट है। वीट का कारोबार कोई आसान कारोबार नहीं है। ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के मामलात पे कराची के अंदर बैठ के अमेरिका से कॉल आना, उसके बाद एक इतने बड़े टीवी आर्टिस्ट के घर से वीट के 4 से 5 पैकेट का बरामद होना और उसके बेटे का अदालत में इतना मुतमईन होना, बहुत कुछ है जिसकी तरफ इशारे हैं। भाई अगली वीडियो भी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में इस केस को मुकम्मल तौर पर जो है वो क्या इसका हासिल वसूल हुआ है और आगे क्या होना है, ये मामला जो है वो तकरीबन आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये अहम तफसीलात थी जो ओवैस भाई ने आप तक पहुंचाई। और हमें अभी इजाजत दीजिएगा, अगले व्लॉग में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।